ये तस्वीरें किसी की भी संवेदनाओं को झकझोर सकती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि एक परिवार का कोई जाता है तो उसके परिवार के साथ क्या बीतती है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे में जो भावनाएं हैं उनको काबू में रखना। रूबी त्रिखा हमारे साथ जुड़ी हैं, शहीद मेजर संदीप त्रिखा की पत्नी हैं। रूबी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रूबी जी, जो तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आई हैं देहरादून से या देश भर से, जहां हम देख रहे हैं कि जो पत्नी है वो पति को लास्ट सल्यूट दे रही हैं, 5 साल का बच्चा सल्यूट दे रहा है, ये जिस तरह की भावनाएं होती हैं, ये जिस तरह का माहौल होता है, क्या वाकई कोई समझ पाता है? आपने उस दुख को, उस तकलीफ को झेला है? हाँ जी, ये दुख कोई समझ नहीं सकता। ये सिर्फ फैमिली या वाइफ या बच्चे ही फेस करते हैं और ये थ्रू आउट फेस करते हैं। ये तो एक शुरुआत है इनकी, अभी इनको लाइफ में बहुत कुछ फेस करना है। और इस दुख में ये जो लोग दिखा रहे हैं ना, अभी साथ में हैं, चल रहे हैं, ये सब अभी दिखावा है। 2 दिन 4 दिन, उसके बाद कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं खड़ा होता। आपको ये लड़ाई अब खुद ही लड़नी पड़ती है। और मैं खुद 20 साल से ये लड़ाई लड़ रही हूँ। आज मुझे 17-18 साल हो गए लड़ते। हाँ, मेजर साहब की शहादत जब बात हम करते हैं संदीप जी की, उस वक्त और आज के वक्त में क्या कुछ बदला है आपके लिए? मेरी तो सारी दुनिया ही खत्म हो गई। मेरे इतनी सारी लाइफ में प्रॉब्लम। एक तो देखो, इतनी यंग एज में मेरा हस्बैंड चला गया, मुझे मेरे इन लॉज से कोई सपोर्ट नहीं थी। उसके बाद मेरे इतने 2 छोटे छोटे बच्चे, एक बेटे को मैंने बाद में जन्म दिया है आफ्टर 22 डेज, और एक मेरी छोटी सी बेटी थी 4 साल की। आप मेरे हालात समझिए। आज मैं इंडिया में हूँ, मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे इस कंट्री के लिए अपनी जान दे दी। आप मुझे बताओ, मेरे पास आज मैं इतनी प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे को कहीं एडमिशन नहीं करवा सकती, मेरे पास कहीं का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है। जहाँ जाओ बोलते हैं डोमिसाइल दो। जम्मू में मैं रहती थी, मैं JNK से बिलोंग करती हूँ, वहाँ आर्टिकल 370 है। मेरी शादी हो गई, मेरे हस्बैंड दिल्ली से बिलोंग करते हैं। मुझे पास दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं, मेरे पास जम्मू का डोमिसाइल नहीं। बच्चे को एडमिशन करवानी है, मैं अपनी बेटी का एग्जाम दिलाना चाहती थी, मैं उसको किसी स्टेट का एग्जाम नहीं दिला पाई क्योंकि मेरे पास कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है। कहाँ, किससे हम ले? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं क्या इंडियन हूँ? मैं इंडियन हूँ तो मैं किस स्टेट की हूँ? मुझे ये जवाब तो दे दो, मुझे कहीं का तो दे दो, मेरे बच्चों का तो हक दे दो कि वो कहीं पर अपना लाइवलीहुड स्टार्ट। रूबी जी, आज इतने साल बाद जो स्थिति है, आप अपने आप को कहाँ स्टैंड कर पा रही हैं? मैं तो मतलब पहले से भी मेरी तो मतलब बहुत, मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ। मेंटली मैं इसलिए डिस्टर्ब हूँ, अकेले मैंने इतना स्ट्रगल किया, इतना कुछ किया। तब मेरे को आर्मी में भी यूनिट वाले आते थे शुरू में, उसके बाद तो कोई नहीं आया। अब वो लोग मुझे बोलते थे कि हम आपको कराएंगे। तब फारूक अब्दुल्ला वहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते थे, मुझे उनसे एक मीटिंग भी करवाई। उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको लैंड दे देंगे यहाँ पे और आपका ऑटोमेटिकली यहाँ का डोमिसाइल भी हो जाएगा। मुझे एक लेटर भी इशू किया, वो मुझे कोई डोमिसाइल, मुझे कोई लैंड नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, कोई लैंड नहीं, कुछ नहीं। और मैं तो इनसे कुछ अब लेना भी नहीं चाहती, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मैं सिर्फ ये कहती हूँ, मेरे बच्चों का हक दे दो, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे दो, ताकि मैं आज इनको कहीं पर एडमिशन करवा सकूं। मैं इतनी खराब पोजीशन में हूँ मेंटली कि मैं इस कंट्री की हूँ या नहीं हूँ। मैंने अपनी यूनिट से कांटेक्ट किया था एक बार, शायद 2015 की बात है जी। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप किसी तरीके से आर्मी अथॉरिटीज से मिलिए, कहीं से मेरे हस्बैंड का सर्टिफिकेट निकलवा के कोई मुझे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा दो। कोई रिस्पॉन्स नहीं, मुझे कोई डोमिसाइल किसी ने नहीं बना के दिया। अब मैं किसके पास जाऊँ, आप बताओ जी। एक बार मेरे पास टाइम्स नाउ इंडिया वाले आए, 2014-15 की बात है, तब भी ये सब हुआ तो उन लोगों को याद आ गई मेरी, वो आ गए मेरे पास। उनको मैंने वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का लेटर भी दिया जो मुझे मिनिस्टर ने दिया था कि आपको लैंड देंगे, ये देंगे, वो ले गए। उसके बाद भी आज 4-5 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ जी। रूबी जी, आप अभी कहाँ रह रही हैं? सब भूल जाते, कोई मदद नहीं करता, कुछ नहीं करता। रूबी जी, अभी कहाँ रह रही हैं आप? मैं तो अभी इधर पंचकुला में रह रही हूँ। ये मैंने इधर फ्लैट आर्मी AWHO वाले फ्लैट मैंने बुक किया था 2007 में, खुद पेमेंट करके मैंने ये अपना फ्लैट खरीदा है। और अब मैं इधर रह रही हूँ, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए इधर लेके आई कि शायद यहाँ चंडीगढ़ के कोटा में उसको एडमिशन मिल जाए। अब यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने रूल लगा दिया, जो यहाँ के बच्चे रह रहे हैं, यहाँ का डोमिसाइल है, उनको ही एडमिशन मिलेगी। अब हम कहाँ जाएं, आप बताओ। तो अभी आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं?
मेरा बेटा है, मेरी तो बेटी की भी अब डेथ हो गई है। उसको मैंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराया था एमबीबीएस में, उसकी भी अब 2 साल हो गए, डेथ हो गई है। अब मेरे पास तो सिर्फ मेरा बेटा ही है जी। अब मैं आज बेटे को लेके भी धर घूम रही हूँ। अभी वो 12th क्लास में है, उसको कहाँ एडमिशन कराऊं? हर जगह बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे दो। मेरे पास कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है कहीं का, मैं इसको कहाँ एडमिशन कराऊं? बताओ किससे जाऊं मैं मांगने एडमिशन, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट? रूबी जी, आपकी बात इस वक्त देश भी सुन रहा है और हम ये समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि शायद वो प्रशासन भी सुन रहा है कि जंग के बाद जो घर में जंग शुरू होती है उसे बहुत गंभीरता से देखना होगा। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, आप जुड़िए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रूबी त्रिखा शहीद मेजर संदीप त्रिखा जी की पत्नी थी जो ये बात रख रही थी। दर्शन सिंह ढिल्लों, रिटायर्ड कर्नल, हमारे साथ जुड़ गए, रक्षा मामलों के जानकार। ढिल्लों साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, थैंक यू। ढिल्लों साहब, ये जो देश भर से तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें वाकई कलेजे को चीर देने वाली तस्वीरें हैं। कैसे हिम्मत होती है कि एक नौजवान जो लड़की या युवती है वो अपने पति के का जो पार्थिव शरीर है उसको सल्यूट कर रही है, उससे बात कर रही है। एक 5 साल का बच्चा अपने पिता के शरीर को सल्यूट कर रहा है। ये जो भावनाएं हैं, ये हिम्मत आती कैसे है? देखिए, हिम्मत आपको हालात देते हैं और आपके साथी जो उस टाइम होते हैं वो देते हैं। सबसे ज्यादा जो दुख भरा काम होता है कमांडिंग ऑफिसर का होता है, जब उसको अपने ही यूनिट के किसी ऑफिसर या जवान के घर जाके ये बताना होता है कि उनका जो जवान या ऑफिसर है वो शहीद हो गया। तो ये सबसे मुश्किल टास्क होता है, वो न्यूज ब्रेक करनी नेक्स्ट ऑफ किन को। अभी जिनकी आप बात कर रहे थे मिस्टर रूबी त्रिखा जी, अब ये देखिए कि इनके हस्बैंड वहां पे डेथ हुई, उसके बाद इनका बेटा जिसकी अभी ये बात कर रही थी वो बॉर्न भी नहीं हुआ था। तो उस हालात में अभी बेटा बॉर्न नहीं हुआ, हस्बैंड की डेथ हो गई है, और कैसे वो न्यूज को उन्होंने झेला होगा, कैसे वो बॉडी रिसीव करी होगी। और उसके बाद प्रशासन की जो जिम्मेवारी है, वादे तो बड़े बड़े होते हैं, अब भी होते हैं, ये दे दिया जाएगा, वो दे दिया जाएगा। अभी ये तो घर से बेघर हो गई हैं। ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी। हमारा जो 35A एक्ट है वहां, उसके तहत जब इन्होंने जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करी तो इनकी तो सिटीजनशिप भी चली गई। अब ये ना तो जम्मू कश्मीर की रही हैं, ना कहीं बाहर की रही हैं, इनके पास कोई भी डोमिसाइल नहीं है। ये भारतीय हैं पर डोमिसाइल कहीं का नहीं है। इनके बच्चे के पास कोई डोमिसाइल नहीं है। साहब, फिर कौन करेगा इनकी मदद? इनकी मदद सरकार को करनी चाहिए। मैं तो इस केस में तो मैं काफी अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मैं खुद इनका केस लेके फारूक अब्दुल्ला जी को मिले थे, हम पर्सनली इनको लेके गए और उन्होंने ये अश्योरेंस दिया था खुद कि नहीं, हम कुछ ना कुछ इस केस में करेंगे और इनको हम कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। उसके बाद अगर स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी हेल्प नहीं कर पा सकता है और ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं खासकर उन लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर से लड़कियां बाहर शादी करती हैं, करती तो भारत में ही है ना, वह भारत के सिटीजन से करती हैं एक देश सेवा में। अब इनकी ट्रेजेडी देखिए कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, इन्होंने एक ऑफिसर से शादी करी जो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था, उसकी जम्मू में कश्मीर में ही डेथ हुई और वो वॉर कैजुअल्टी है। उसके बावजूद इनको ना तो कोई वहां घर मिला, ना कोई प्लॉट मिला और ना ही कोई सिटीजनशिप नहीं है, कोई डोमिसाइल नहीं है। तो ये शहीदों की विधवाएं क्या कहेंगी? हम किसको ब्लेम करें? हम सिस्टम को ब्लेम करते हैं, सरकारें नहीं है। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, वोट बैंक के लिए इलेक्शन से पहले वादे होते हैं, इलेक्शन के बाद दूसरे वादे हो जाते हैं। और मैं उस मुद्दे पर सर आपके पास आ रहा हूं कि जब इतनी एक जवान उम्र में एक सेना का जवान, सुरक्षा बलों के जो जवान है वो चला जाता है तो परिवार को एक और जंग लड़नी पड़ती है, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं कि पूरा देश संवेदनाएं साथ हैं, लेकिन वही बात है जैसे जैसे थोड़ा वक्त बीतेगा सब अपने अपने काम में मसरूफ हो जाएंगे, चीजें आगे बढ़ जाएंगी। देखिए, जंग बिल्कुल जो लड़ाई है, जो वाइफ की लड़ाई है, नेक्स्ट ऑफ किन की, पेरेंट्स की लड़ाई शुरू होती है हस्बैंड की डेथ के बाद। पेपर वर्क शुरू होता है क्योंकि इस स्टेज में अचानक डेथ हुई होती है, कई चीजें पब्लिश भी नहीं हुई होती, कई इनकी मैरिज जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड में अभी आई नहीं होती, नई नई मैरिज करके आते हैं। तो एक जंग शुरू हो जाती है, वो डॉक्यूमेंट सीडीओ को भेजना और वहां से उस पर ऑब्जर्वेशन सॉर्ट आउट करना। तकरीबन 4-6 महीने का वक्त जो है एक नॉर्मल पेंशन स्टार्ट होने के लिए लग जाता है। फैमिली पेंशन लगती है और कुछ साल बाद, 15 साल बाद फैमिली पेंशन भी रिड्यूस कर दी जाती है जब उसकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। जी, मैं आ रहा हूं सर, एक ब्रेक ले रहे हैं।
हम वापस लौट रहे हैं, बात करेंगे मेजर विभूति और उनकी जो पत्नी की तस्वीरें इस देश ने देखी हैं, बताती हैं कि संवेदनाएं कैसी हैं। और जो कोई भी इस वक्त अपनी संवेदनाओं को दबा कर बैठा है, यकीन मानिए अंदर से वो भी इन तस्वीरों को देखकर सिसक रहा है। वो तस्वीरें जो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। निशब्द है जनता, लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं जब वो इन तस्वीरों को देख रही है। दर्शन सिंह ढिल्लों साहब से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। ढिल्लों साहब, सवाल एक ये भी है कि जो कुछ होता है वो सदमा है, वो झटका रहता है अपने आप में, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं लोग बदहवास हो जाते हैं। लेकिन एक फौजी परिवार, उनकी पत्नी, उनका बेटा, वो ऐसी हिम्मत दिखा पाए पार्थिव शरीर के सामने अंतिम संस्कार के वक्त, ये अपने आप में बताता है कि फौजी परिवार किस मिट्टी के बने होते हैं। जी हाँ, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद 3rd जनरेशन से आर्मी से हूँ जी। एक जो एनवायरनमेंट होता है, आपको जो ट्रेनिंग होती है, जिस से गुजरते हैं आप, वो आपको ऐसा कठिन बना देता है आपको और आपके परिवार को। क्योंकि ये चीज हम हर स्टेशन में कभी ना कभी देखते हैं कि कोई ना कोई साथी चला गया, एंड उसके साथ ये नहीं होता कि जिंदगी रुक जाती है, उसके साथ यूनिट आगे चली जाती है ऑपरेशन करने के लिए। जो बाकी पीछे हैं, परिवार है, उनकी एक दूसरी लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी जो यूनिट है, जहां रेजिमेंटेशन है, इन्फेंट्री है, इंजीनियर है, आरटी है, तो यूनिट जो होती है उस विडो को, विधवा को अपने एक परिवार की तरह मानती है, क्योंकि लगातार वो टच में रहते हैं और यूनिट से कितने ऑफिसर पहले रिटायर हुए, वो भी सब एक परिवार की तरह उनके साथ हर सुख दुख में खड़े होते हैं। हाँ, थोड़ी सर्विसेज में प्रॉब्लम आती है क्योंकि एक रेजिमेंटेशन नहीं होती है, एक यूनिट की परमानेंट एफिलिएशन नहीं होती है। जैसे आरआर में गए हैं तो ये अभी सर्विसेज का ऑफिसर था, तो थोड़ा इनकी परमानेंट कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि आरआर में रोटेशन पे अपना अपना टेन्योर करके जाते हैं, तो वहां थोड़ी सी जो यूनिट से एक पर्सनल टच है वो थोड़ा लैकिंग होता है। इसलिए जो फाइटिंग यूनिट है, रेजिमेंटेशन रखी जाती है और वो रेजिमेंट एक परिवार की तरह खड़ी होती है। बहुत दुखद होता है। मैं बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट से रहा हूं कि जब ऐसी जगह पे आप जाते हो, वहां पे हालात देखते हो, कई बार हम कुरेद कुरेद के, जिसे कहेंगे, रोड से इकट्ठा करके एक कॉफिन को भरा जाता है और परिवार को ये बताया जाता है कि इसमें शहीद की बॉडी है, और बॉडी के नाम पे उसके कुछ चंद अंश होते हैं। बड़ा मंजर होता है। हम मना करते हैं कि उनको ये ना खोला जाए क्योंकि कुछ दिखाने लायक होता ही नहीं है। तो और यहाँ पे जब परिवार उसको देखता है, जब जिस हालत में वो शहीद की बॉडी पहुंचती है, वो मैं कहता हूँ एक दिल पे क्या गुजरती होगी, वो जिसने झेला है वो ही मान सकता है। बाकी देखने के लिए इतना मंजर होता है वहां की, खड़े हुए लोग, जो पास में गाड़ियां निकल रही होती हैं, वो लोग, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रो देते हैं वैसे सीन देख के। अभी जैसे एक यंग लड़की, उसने क्या देखा है, 7-8 साल पहले उनकी मैरिज हुई थी, और वो बेचारी का प्यार देखिए आप, किस तरह से अपने पति को आखिरी विदाई दे रही है कि उसको हमको टीवी पे देखना मुश्किल है। किस तरह से उन्होंने वो खुद वो मंजर झेला होगा। बिल्कुल बिल्कुल ढिल्लों साहब, और इसीलिए सलाम है जवानों को, जवानों के परिवार को, उनके अदम्य साहस को, शौर्य को। ये तस्वीरें यकीनन ये बताती हैं कि हिंदुस्तान का, उनके फौजियों का, उनके परिवारों का हौसला कैसा है। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। MH1 न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं।